तो पुरानी क्लासेस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है इस बारे में बातचीत की। आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, हमने इस बारे में बातचीत की, है ना। अच्छा, साथ ही साथ में और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने देखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ आ जाते हैं। जितनी भी टाइप्स की रिएक्शन आपके सिलेबस में थी वो सारी की सारी मैंने बता दी हैं। अब कुछ भी इस चैप्टर में बाकी नहीं रह जाता सिवाय दो टॉपिक्स को छोड़कर। वो दो टॉपिक्स क्या हैं, पहले उनका छोटा सा विवरण देख लेते हैं और उसके बाद उन टॉपिक्स की गहराई में कूदते हैं। चलो आ जाओ, देखो क्या है ये वाली चीज़। तो तुम लोगों ने ये चीज़ देखी होगी अच्छे से अपने आजू बाजू कि कई बार चीज़ें सड़ गल जाती हैं। जैसे आप देखो कि सब्जियां जो आप मार्केट से लाते हो या फिर फ्रूट्स आप जो मार्केट से लाते हो, अगर आप उन्हें फ्रिज में ना रखो प्रॉपर तरीके से क्लीन करके, ऐसे ही बाहर पड़े हुए हैं, तो आपकी वो देखना सब्जियां खराब हो जाती हैं, सड़ गल जाएंगी। या फिर अगर तुम टिफ़िन लेकर गए हो स्कूल में और तुम्हारा टिफ़िन स्कूल में छूट गया है ना, तो उसमें फिर जब तुम 2-3 दिन बाद छुट्टियों के बाद अपने उस टिफ़िन को कलेक्ट करते हो तो तुम देखना जो तुम्हारी रोटी होती है उसके ऊपर वो वाइट करके फफूंद लग जाती है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, मैं सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल्स ही दे रही हूँ। तो हमने अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें देखी हैं सड़ने और गलने वाली, राइट, डिकम्पोज होने वाली, सड़ने वाली। अब ये जो चीज़ें सड़ जाती हैं, इनके सड़ने के पीछे प्रमुख कारण क्या होता है? इनके पीछे प्रमुख कारण होता है ऑक्सीजन। एग्जैक्टली, सोचो कितना सरप्राइजिंग फैक्ट है। हम लोगों के ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी के मरने के लिए, मतलब डिकम्पोज होना इज़ लाइक अ मरना ओनली, तो किसी के मरने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, ये वो ऑक्सीजन ही है जो चीज़ों को सड़ने गलाने में एक्सेट्रा चीज़ों के लिए क्या करता है, बोलो, हेल्प करता है। अब सड़ने वाली चीज़ों को देखो, हम लोग हमारे चैप्टर में दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि और पार्ट पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट हम लोग सिर्फ दो ही चीज़ों को पढ़ेंगे। अच्छा, अब वो देखो क्या है वो दो चीज़ें। आप लोगों के पास जो दो चीज़ें होती हैं उनमें से पहली का नाम होता है रैंसिडिटी और जो दूसरी चीज़ होती है उसका नाम होता है कोरोजन। कोरोजन वाले टॉपिक को खैर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बातचीत कर रहे होंगे तब, लेकिन राइट नाउ हम लोग आज की क्लास में हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है रैंसिडिटी को पढ़ना। आगे आने वाली क्लासेस में कोरोजन के बारे में पढ़ना और कोरोजन को डिटेल से पढ़ेंगे जब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो जब भी कोई मेटल सड़ता गलता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेटल बहुत ज़्यादा डैमेज दिखे। कई बार हमको मेटल डैमेज दिखता नहीं है बट रियलिटी में वो मेटल सड़ चुका हुआ होता है। या फिर मान लेते हैं आप लोगों को कभी कोई एडिबल चीज़, ठीक है, कोई यानी कि खाद्य पदार्थ जिसको आप खा सकते हो, ऐसा कोई एडिबल फूड प्रोडक्ट अगर आपको देखने को मिलता है जो सड़ गल गया है, तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज रेंसिडिटी। तो इनडायरेक्टली कोरोजन भी रेंसिडिटी, मतलब कोरोजन भी इज अ सड़ना गलना, रेंसिडिटी इज ऑल्सो अ सड़ना गलना। बट द पॉइंट इज रेंसिडिटी का सड़ना गलना हम तब बात करते हैं जब हम किसी फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं, और कोरोजन में हम किसकी बात करते हैं? हम लोग एक आपके मेटल की बात करते हैं। देखो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चीज़ के सड़ने के लिए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, सिर्फ अकेले ऑक्सीजन को तुम दोष नहीं दे सकते ना। मान लेते हैं तुम्हारे कम नंबर आ गए, तो तुम्हारे कम नंबर आने के पीछे सिर्फ यही तो रीज़न नहीं होता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, और भी कई बार अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग स्टूडेंट्स के केस में होते हैं। खैर ये बात अलग है कि 99% केसेस में यही रीज़न होता है कि तुमने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो सिमिलरली अगर कोई भी एडिबल फूड प्रोडक्ट सड़ रहा है, गल रहा है, ख़राब हो रहा है, चाहे मेटल भी क्यों ना हो, सिर्फ ऑक्सीजन ही उसके सड़ने गलने के लिए ज़िम्मेदार हो, ऐसा नहीं होता। हाँ, बट आपने देखा है, हमने ऐसा देखा है, क्योंकि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमने ऐसा देखा है कि कई ऐसे मेटल्स हैं,
कई ऐसे फूड सब्सटेंसेस हैं जो ऑक्सीजन की वजह से, है ना, क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस की वजह से बोलो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, बटर होता है घर में ऑलमोस्ट सभी, उस बटर को आप फ्रिज में ना रखो, ठीक है, आप उसको ओपन करके मतलब एक ऐसे डब्बे में रखो या एक ऐसी जगह में रखो जहाँ पे उस बटर को बार बार आप एयर के संपर्क में ला रहे हो, तो तुम देखना कुछ दिनों बाद तुम्हारा बटर ना खराब हो जाएगा, ठीक है, बदबू आने लगेगी उसके अंदर से एकदम, ठीक है, ये बदबू आने लगेगी। तो जब ये बदबू आने लगती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार बटर तो है ना क्या हो गया, हम लोगों का सड़ गया, खराब हो गया। लोहा सभी के घर में होगा, जंग लगी हुई लोहे को ऑलमोस्ट सभी लोगों ने देखा होगा। तो जब भी आप उस जंग लगे हुए लोहे को देखते हो, तो जब लोहा लाए थे यार तब तो कितना खूबसूरत था, सुंदर था, सुशील था, और अब देखो कैसा जंग लग गया, सड़ गया, गल गया। दैट इज नोन एज करोजन। तो ऑक्सीजन ना ये बड़ी ही बेकार चीज़ है हमारे लिए, खैर जिंदा रहने के लिए, प्लांट्स के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बट कई ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन बहुत ही बुरी चीज़ होती है, बराबर ये बहुत ही बुरी चीज़ बन जाती है। मतलब ये हमारे कुछ ऐसे डैमेज कर देती है जो कि नहीं होने चाहिए। जैसे कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसके घर की जो इमारत है उसमें जो लोहा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोहे में जंग लग जाए, ठीक है, वो उसमें क्या हो जाए, जंग लग जाए। क्यों? क्योंकि अगर जंग लग जाएगी लोहा खराब हो जाएगा, और अगर लोहा खराब हो जाना है तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाएगा आप लोगों का, वो बेचारा लोहा पूरी तरीके से डैमेज, ठीक है, पूरी तरीके से डैमेज। और डैमेज यानी कि बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसीलिए, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करवाते हैं लोहे को। हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से होता ये है कि ऑक्सीजन बताए क्या करने लगता है, उसके सड़ने या उसके गलने की प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से करवा देता है प्रोसेस, या उसके आने की वजह से प्रोसेस शुरू भी हो जाती है कई बार। तो ऐसे केस में हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट, कि किसी भी तरीके से लोहा या कोई दूसरा मेटल ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही करोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं, अदर गैसेस भी करोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं हमारे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल की, यानी कि आयरन, जो कि सबको बचपन से पता होता है, तो इसके सड़ने गलने के लिए दो लोग जिम्मेदार होते हैं। एक होता है ऑक्सीजन, जिसका नाम मैं जब से ले रही हूँ, और दूसरा होता है वाटर। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉपर, तो कॉपर को ऑक्सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। कॉपर को फ़र्क पड़ता है CO2 से, CO2 गैस की वजह से ख़राब हो जाती है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें किसकी, सिल्वर की, चांदी, तो जो चांदी होती है ना, ये पर्टिकुलर चांदी आप लोगों का क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसकी वजह से बेकार हो जाती है। तो यानी कि अलग अलग मेटल्स अलग अलग गैसेस की वजह से करोजन करते हैं, बट हम लोगों का जो कंसर्न इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि इस वाले चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, और वो भी 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 10th क्लास का सिलेबस तो यही परमिट करता है कि ऑक्सीजन आई तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गई तो रिडक्शन, इसीलिए हम बाकियों को इज्जत नहीं दे रहे। अदरवाइज आप उनके टर्म्स में भी करोजन को पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे ही फूड के स्पॉइल होने के लिए अलग अलग रीजंस होते हैं, टेम्परेचर भी रीज़न होता है, बैक्टीरिया रीज़न होता है। कई बार जैसे दूध है, दूध में तुम नींबू निचोड़ दो, दूध फट जाना है, तो pH ये भी एक रीज़न होता है। तो हमेशा किसी भी चीज़ के सड़ने गलने के लिए ऑक्सीजन है रिस्पॉन्सिबल, ऐसा नहीं होता। बट हाँ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों के ऐसे फूड सब्सटेंसेस की, जो फूड सब्सटेंसेस आप लोगों के ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जल जाते हैं, ठीक है। तो जब कोई भी फूड सब्सटेंस ऑक्सीजन की वजह से सड़ गल जाए तो उस पर्टिकुलर फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, है ना, हम उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, अब रेंसिडिटी का नाम आता है तो
केमिस्ट्री की दुनिया में एक नाम बड़ा ही फेमस है, उसका आना तो भैया अनिवार्य है। वो होते हैं आप लोगों के ऐसे फूड सब्सटेंसेस जिनको बनाने के दौरान ऑयल इस्तेमाल किया गया था। जैसे कि अगर मान लेते हैं तुम अपने घर में कोई कुकीज़ बना रहे हो, तो कुकीज़ को बनाते वक्त अपन बटर इस्तेमाल करते हैं। पैनकेक्स बना रहे हो या फिर किसी भी दूसरे प्रकार का कोई भी केक बना रहे हो तो आप बटर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भी बटर भी तो एक ऑयल का ही एक प्रकार है। मान लेते हैं आप किसी चीज़ चॉकलेट्स बना रहे हो तो चॉकलेट्स में भी अपन बटर यूज़ करते हैं, वो आपने बना ली। आप चिवड़ा बना रहे हो, उसमें तेल होता है। आप खुरमे तल रहे हो, आई डोंट नो मराठी भाषा में क्या कहेंगे, ठीक है। आप चकली तल रहे हो, बेसिकली वो सारे फूड आइटम्स जो दिवाली के वक्त बनते हैं, ठीक है, जिनमें तेल का, या क्रिसमस के दौरान बनते हैं या फिर किसी दूसरे फेस्टिवल के दौरान बनते हैं जिसमें उनको तेल में तला जाता है या तेल में उनको बनाया जाता है और उनको स्टोर करके रखा जाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं, घर में चकली वकली बनती है या फिर कोई भी दूसरा फूड प्रोडक्ट बनता है तो वो कुछ महीनों तक अपन स्टोर करके रखते हैं, है ना। हाँ, तो रेंसिडिटी उन्हीं फूड सब्सटेंसेस की होती है। रेंसिडिटी उन्हीं फूड सब्सटेंसेस की होती है, ध्यान रखिएगा, रेंसिडिटी उन्हीं फूड सब्सटेंसेस की होती है। तो अगर आपके पास कोई एक ऐसा फूड सब्सटेंस है लाइक अ टमाटर, ठीक है, लाइक बाजू में चकली, तो अगर मैं कहूँगी कि टमाटर सड़ गया गल गया, तो देखो यार ऑब्वियस है कि वो सड़ेगा गलेगा ही, क्योंकि उसके अंदर वाटर है ना, टमाटर के अंदर वाटर है। जैसे जैसे आप टमाटर को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियस है कि वो डिकम्पोज होगा, सड़ेगा गलेगा। बट अगर घर में चकली बनी है, खुरमा बना है, उसमें वाटर का कोई कंटेंट नहीं है, फिर वो भी सड़ता गलता है क्या? तो वो चकली के जैसे, मतलब टमाटर के जैसे पूरा एकदम बदबूदार, एकदम खतरनाक, गल के सिकुड़ गया, मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, वैसा वाला सड़ता गलता तो नहीं है। खैर, बट अगर आपने उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, तेल वाले सब्सटेंस को बनाने के वक्त जो तेल इस्तेमाल किया था ना, वो तेल एक्चुअली सड़ने लग जाता है। तो अगर तेल सड़ेगा तो उस तेल में जो फूड सब्सटेंस आपने बनाया है वो भी सड़ने लगता है। और आपको कैसे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस सड़ चुका है? आपको गंदी सी बदबू आने लगती है, ठीक है। आपको बेसिकली क्या आने लगती है? आप लोगों को गंदी सी बदबू आने लगती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी डैश दुकानों में तुम चले जाओ जहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आता, और ऐसी दुकानों से अगर तुम इस प्रकार के फूड आइटम्स खरीदते हो तो तुम क्या देखते हो? लेट से तुम घर लेकर आ गए तो उसके अंदर से एक महक आ रही है, महक मतलब बदबू आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है। दैट गंदी सी स्मेल इंडिकेट्स कि आपका जो फूड सब्सटेंस है वो क्या हो चुका है? आप लोगों का खराब हो चुका है, ठीक है। कैसे खराब हो चुका है? क्योंकि उस फूड सब्सटेंस के ऊपर का जो ऑयल है, एक्चुअली वो ऑयल किसके कांटेक्ट में आया? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो ऑयल और ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर, बोलो क्या किया? एक रिएक्शन कर ली, और उस रिएक्शन से बोलो क्या हुआ? एक आपका नया प्रोडक्ट बन गया। और उस नए प्रोडक्ट की जो स्मेल होती है बेसिकली वो होती है बदबू। और हम कहते हैं कि अरे यार वो नया प्रोडक्ट जो बना है ना वो बदबू मार रहा है, या नया प्रोडक्ट बन गया है, यानी कि आपने जो ऑयल इस्तेमाल किया गया था वो आपका क्या हो गया? खराब हो गया। तो इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी इज़ बेसिकली अ फेनोमेना जिसमें आपका कोई भी ऑयली फूड सब्सटेंस जिसको आपने बनाकर स्टोर करके रखा है, ठीक है, वो अगर लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जाए, मान लेते चकली बनी थी 2019 में और घर में डब्बे में अभी भी 2022 तक पड़ी हुई है, तो 3-4 साल तक अगर ऐसी हरकत कर रहे हो तो तुम देखना वो ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाती है। या फिर मान लेते हैं अभी अभी तुमने कुछ फूड सब्सटेंस बनाया और 6-7 महीने बाद जाके देख रहे हो तो बदबू आ रही है, क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली स्टोर नहीं किया। आपने उसको इस तरीके से रखा कि ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ रही हो। जब जब ऑक्सीजन उसके संपर्क में आ रही है तो तेल को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है। वो तेल को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है, राइट। वो तेल को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है। तो जब भी किसी ऐसे पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब हमेशा सड़ना गलना, मक्खी का भिनभिनाना नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट बन जाना ये भी होता है। तो डिकम्पोजिशन या अगर आपका होता है किसका? ऑयली सब्सटेंसेस का, ठीक है, जिनमें हमने ऑयल, बटर, घी ये सब इस्तेमाल किया है, तो बेसिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। और रेंसिडिटी की पहचान क्या है? कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर से क्या आने लगेगी? एक बहुत ही गंदी सी बदबू, यानी कि फाउल स्मेल आने लगेगी। इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं।
अब क्या तुमको रेंसिडिटी अच्छी लगेगी? ऑब्वियसली नॉट। उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए तुमने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, तुमने तेल इन्वेस्ट किया, तुमने गैस इन्वेस्ट की, तुमने अपना मेहनत लगाई, तुमने मसाले लिए, तुमने एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंग्रेडिएंट्स लिए, और अगर वो प्रोडक्ट रैंसिड हो गया तो तुम खा पाओगे क्या? गलत है ना, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, फूड पॉइजनिंग हो जानी है। तो ऐसे में हम ऐसा क्या करें कि इस पर्टिकुलर रेंसिडिटी को देखो कंट्रोल कर सके, है ना? तो मैं एक तुम्हें बात बताती हूँ, एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपायरी डेट, इवन आवर बॉडी ऑल्सो हैज़, कभी ना कभी सबको मरना तो है ही, वी टू हैव एन एक्सपायरी डेट। तो भैया वो तो एक फूड सब्सटेंस है, उसकी भी कुछ ना कुछ तय लिमिट होगी ही होगी। बट कैसा रहता है, जैसा कि तुम जानते हो, हम लोग जिस तरीके से मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हिस्ट्री वगैरह अगर पढ़े होगे तो वहाँ से, उस दौर से हम लोगों की लाइफ जो है ना वो काफ़ी हद तक आसान हो गई। उसके बाद हमने अलग अलग मशीन्स डेवलप की, हमने ये किया, हमने वो किया, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम पहले के ज़माने में देखना, बहुत पहले के ज़माने में, बहुत 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 पहले के ज़माने में लोगों के घरों में आलू के चिप्स जो होते थे ना, उसके पापड़ बनते थे, अभी भी बनते होंगे मोस्ट ऑफ द हाउसेस में, और उसी को वो लोग बनाकर ड्राई वगैरह करके स्टोर करके रखते थे, और वेन एवर दे फील कि अभी चिप्स खाने का मन कर रहा है, वो उसको तल लेते थे, खा लेते थे। बट धीरे धीरे तुम देखना, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती गई, अब तुम ये ऑब्ज़र्व करना क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लेस का पैकेट, अंकल चिप्स का पैकेट, है ना, और भी पता नहीं हल्के फुल्के का पैकेट, ये सब आता है मार्केट में, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 35 रुपये का, 40 रुपये का, गए खरीदे खाए। तो एक बात बताओ कि वो जो चिप्स के पैकेट आप खरीद कर लाते हो, जिससे आप खाते हो, उस चिप्स को उन्होंने ऑलरेडी तल के रखा है। ऐसा नहीं कि घर आके तुम तलते हो फिर खाते हो, तल के रखा है, मतलब वो तो ऑयल का बना हुआ है ना, ऑयल के संपर्क में आ गया वो फूड सब्सटेंस। तो डोंट यू थिंक कि वो फूड सब्सटेंस खराब हो जाएगा, उसकी रेंसिडिटी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। घर में रखे हुए चिप्स के साथ होता था क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हम लोगों ने प्रॉपर्ली ड्राई करके स्टोर करके रखा, उसको तला वाला भी बिल्कुल नहीं है, जब मन करता था तब तल लेते थे। लेकिन यहाँ पे तो ये रेंसिडिटी पकड़ लेगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ यार, मतलब जो चिप्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनके दिमाग में यार क्वेश्चन आता है कि अब ये चिप्स बना के मार्केट में भी भेजना है, अब ये चिप्स का पैकेट तो 15 दिन में ख़राब हो जाएगा, क्या करें हम लोग? क्योंकि देखो, अगर चिप्स का पैकेट 15 बनने के 15 दिन बाद ख़राब हो जाए तो ऐसे प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है वर्सेस जिस दुकान से आप खरीद रहे हो, भारत के अलग अलग कोनों से या वर्ल्ड के अलग अलग कोनों से, वहाँ तक उसको पहुँचने में ही मोर देन 15 डेज लग जाएंगे। अगर वो 15-20 दिन में ही ख़राब हो जा रहा है तो जो कंपनी उसको प्रोड्यूस कर रही है उसका तो नुकसान हो जाना है ना। तो ऐसे में वो क्या करेगी? वो दिमाग लगाती, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ कि मैं रेंसिडिटी को कंट्रोल कर सकूँ। तो उन्होंने सोचा, बहुत सोचा कि आखिर ये रेंसिडिटी होती क्यों है। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन की वजह से होती है ना। रेंसिडिटी का मेन प्रमुख कारण क्या है, रेंसिडिटी का रीज़न क्या है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आती है और ऑक्सीजन शुरू करवा देती है रेंसिडिटी को। तो उन्होंने बोला कि रेंसिडिटी को कंट्रोल अगर आपको करना है तो आपके फूड सब्सटेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करना पड़ेगा। किससे प्रिवेंट करना पड़ेगा? आपके ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना पड़ेगा। अब जब उसको ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना है तो क्या करें हम? अब ऑक्सीजन को रोको आने से भैया अंदर, कि ऑक्सीजन तू मत आना तू मत आना। तो जैसे कि आप ये देखोगे कि आपके पास एक बिस्किट का पैकेट है। राइट नाउ आई हैव बॉर्बन, मैंने एक खाई, एक खाने के बाद मेरे को अब और खाने का मन लेट से नहीं कर रहा। अब मैंने क्या किया, उस बिस्किट के पैकेट को उठाया और उसको कंटेनर में रख दिया। ठीक है, प्रॉपर्ली मैंने सील पैक वगैरह कुछ नहीं किया। तो तुम ये देखोगे कि आफ्टर फ्यू डेज या फिर कभी कभी तो शाम तक की, स्पेशली तब जब बारिश का सीजन हो, तो दैट बिस्किट का पैकेट विल बिकम सॉगी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सॉगी? सॉगी मतलब जो क्रंचीनेस उस बिस्किट के पैकेट में पहले थी, वो क्रंचीनेस अब बिस्किट के पैकेट में नहीं रहेगी। वो हल्का सा मुलायम मुलायम सा, लिबलिबा सा, इस तरीके का हो जाएगा। सही कह रही हूँ मैं? वो सॉगी हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है सॉगी क्यों हुआ? क्योंकि मॉइस्चर की वजह से एनवायरनमेंट में जो है। अच्छा, तो क्या करें? उसको प्रॉपर तरीके से सील पैक करो,
है ना। तो वैसे ही अगर आप चाहते हो कि आपके फूड सब्सटेंस को ऑक्सीजन खराब कर रही है, तो उस ऑक्सीजन से बचाने के लिए आप उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को बोलो क्या करो, आप उसको प्रॉपरली एक एयर टाइट कंटेनर में आप उसको क्या करो, स्टोर करो। जब आप एयर टाइट कंटेनर में उसको प्रॉपरली स्टोर करोगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसका ऑक्सीजन से संपर्क कम होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि वेन एवर यू विल ओपन दैट डब्बा, ईच एंड एवरी टाइम इट विल कम इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट इज एटमॉस्फेयर, बट फिर भी आप काफ़ी हद तक उसको ऑक्सीजन से क्या कर पाओगे, प्रिवेंट कर पाओगे। यही तकनीक हमारे घरों में भी इस्तेमाल होती है। वेन एवर दिवाली का नाश्ता बनता है सच दैट कि वो एक्स डेज चलना चाहिए, डिपेंड्स घर टू घर। मेरे घर में तो हार्डली 3 to 4 डेज में मैं और मेरा भाई ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे केस में तो एक्स डेज चलना चाहिए, तो देखना उसको प्रॉपर कंटेनर्स में स्टोर करके रखा जाता है। बट दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी मैथड, यू कैन नॉट स्टोर इट फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल 8 months, 12 months, 1 year, 2 year, तब आप क्या करोगे, है ना, तब आप क्या करोगे। तो ऐसे केस में एक और तरीका होता है, बोलो तरीका क्या होता है। वो तरीका ये होता है कि चल एक काम करते हैं, हम उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस के अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म प्रिजर्वेटिव्स। अब जैसे कि इसका नाम है कि भैया प्रिजर्वेटिव्स मतलब प्रिजर्व करना, तो वो उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को डिकम्पोज होने से बचाएगा। तो प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को या फिर किसी दूसरे केमिकल को जिससे उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को नुकसान पहुंच सकता है, उससे वो उसको क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जितने भी आपको पैक्ड फूड्स दिखते हैं ना, आप हर पैक्ड फूड के पीछे आप रीड करिए, उसके पीछे एक लेबल लगा हुआ रहता है, प्रिजर्वेटिव्स एडिड, यानी कि इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है। इसी प्रिजर्वेटिव की वजह से ये पर्टिकुलर अचार, ये पर्टिकुलर सॉस, ये पर्टिकुलर विनेगर, नॉट विनेगर, ये पर्टिकुलर आइटम इतने महीने तक आप यूज़ कर सकते हो। क्या उसके बाद हम यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हो नो डाउट, बट हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आपने एक्सपायरी डेट के बियॉन्ड यूज़ किया, हमारे अकॉर्डिंग प्रिजर्वेटिव्स के साथ ये फूड आइटम इतनी पर्टिकुलर टाइम तक क्या है, बोलो सेफ है। तो हम क्या करते हैं, फूड में प्रिजर्वेटिव्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फूड में प्रिजर्वेटिव्स हम लोग ऐड कर देते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारा जो फूड सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, बहुत 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 लंबे समय तक चलता रहता है, बहुत बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। अच्छा, अब लेकिन मैडम यहाँ तो बातचीत आप ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, आप चाहते हो कि ऑक्सीजन से बचाया जाए। तो अब यहाँ पर 2 तरीके कंपनीज देखो यूज़ करती हैं। अगर वो चाहती हैं कि किसी केमिकल मतलब पर्टिकुलर किसी फूड आइटम को ऑक्सीजन से बचाया जाए, स्पेशली चिप्स वगैरह के पैकेट जैसी चीज़ें, तो तुम ये देखना कि उस चिप्स के पैकेट में वो नाइट्रोजन गैस को क्या कर देती हैं, फिल कर देती है। तुम्हें शायद पता होगा, हम लोग जब लेस का पैकेट खरीदते हैं तो लेस के पैकेट में, लेस तो एकदम नाम मात्र होती है, हवा ही हवा होती है। लेस बड़ा ही बदनाम है हवा के मामले में, ठीक है, लेस बड़ा ही बदनाम है हवा के मामले में, हवा ही हवा होती है। सबसे ज़्यादा चिप्स तो भैया जहाँ मिलते हैं वो होते हैं हल्के फुल्के, 10 रुपीज़ का पैकेट और बहुत सारे चिप्स। अच्छा, उससे भी ज़्यादा एक और में आते हैं, बालाजी का एक आता है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, प्राइस कम लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा। तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखते हैं वो लोग, उस चिप्स के पैकेट को बनाते हुए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इन दैट चिप्स पैकेट? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, नाइट्रोजन गैस इज़ अवर इनर्ट गैस। अगर गलती से पैकेजिंग के दौरान थोड़ी बहुत भी ऑक्सीजन लेट्स से उस पैकेट के अंदर आ गई है किसी भी रीजंस की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो एंड सो, तो वो उस नाइट्रोजन गैस उस चिप्स के आजू बाजू एक अम्ब्रेला के जैसा बन जाता है, एक शील्ड बना के रख लेता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इस ऑक्सीजन गैस को मैं मेरी फूड पैकेट के साथ रिएक्ट करने में नहीं दूंगा, ठीक है, मैं रिएक्ट करने नहीं दूंगा। और इस तरीके से हम काफ़ी समय तक क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं हमारे उस पर्टिकुलर फूड आइटम को, ठीक है, क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट करके आप रख सकते हो। ये एक तरीका हो गया, नाइट्रोजन गैस को आप ऐड कर लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीका आप लोगों के पास देखिए क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हो।
भैया एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, हम देखो थोड़ी ना उस वर्ड्स की फीलिंग में जाना। क्या है ये वर्ड्स की फीलिंग? फीलिंग ये है जैसे कभी तुम्हें अगर जल जाए, लग जाए, हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक लगा लो। सेप्टिक मतलब घाव, तो घाव के अगेंस्ट जो चीज़ काम करे दैट इज एंटीसेप्टिक, जिससे घाव बढ़े ना। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं वगैरह वगैरह। एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट काम करने वाला, किसी भी प्रोसेस के अगेंस्ट काम करने वाला। तो हम नहीं चाहते कि ऑक्सीडेशन हो, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि ऑक्सीडेशन हो। आई डोंट वॉन्ट माई फूड प्रोडक्ट टू बी गेट ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि मैंने अगर उस फूड प्रोडक्ट को बनाया है, मुझे मार्केट में अगर वो फूड प्रोडक्ट बेचना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ना कि कुछ महीने यार वो फूड प्रोडक्ट चले तो सही। अगर बनाते बराबर 3-4 दिनों के अंदर ख़राब हो रहा है, 20-25 दिनों में ख़राब हो रहा है, तो मेरे को प्रॉफिट कैसे होगा? तो मैं क्या करती हूँ, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देती हूँ। क्या डाल देते हैं बताइए हम लोग? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों? एंटीऑक्सीडेंट डालने से क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट डालने से ये होता है कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन अगर अंदर आ जाता है किसके, उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस के, तो उस पर्टिकुलर फूड सब्सटेंस को वो क्या करते हैं, अलाउ नहीं करते खराब होना। वो उस ऑक्सीजन को भगा देते हैं एकदम फाइटर के जैसे कि भागो भागो यहाँ से, जाओ जाओ। और काफ़ी समय तक वो उस ऑक्सीजन को क्या करके रखते हैं, रोक कर रखते हैं अपने फूड सब्सटेंस से रिएक्ट होने देने तक, कि नहीं नहीं ऑक्सीजन तुम्हें अंदर आना अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगह पे हम ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ऐड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं हम लोग? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके रखते हैं, बराबर। अच्छा, बढ़िया है। अब आपने जो ये एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करके रखे, ये पर्टिकुलर एंटीऑक्सीडेंट्स आपके उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को सड़ने गलने, या सड़ने गलना तो नहीं बोलना चाहिए, ऑक्सीजन की वजह से खराब होने से क्या करके रखता है, बचा कर रखता है। क्या करके रखता है? वो उसको बचा के रखता है। वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, तो ये कहानी थी एंटीऑक्सीडेंट्स की। तो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रोजन गैस ये एक प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स ही हो गए जो आपके फूड सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कोई एक आधी एग्जाम्पल नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल होता है आपका BHA। जब आप 12th क्लास में आओगे तब आप BHA और BHT इन दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स का स्ट्रक्चर देखोगे, है ना। जब आप IUPAC नॉमेनक्लेचर आप पढ़ोगे, उस वक्त आप स्ट्रक्चर देखोगे, तो उस स्ट्रक्चर में आप फिर देखना कि अच्छा इसको BHA कहते हैं, अच्छा इसको BHT कहते हैं। फिलहाल के लिए तुम बस उस चीज़ को भी याद रखो कि दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एक होता है BHA, एक होता है BHT। ये तो कंपनीज यूज़ करती हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी तुमको बताया है कि अगर तुम वैनिला आइसक्रीम खाने जा रहे हो, तो ये कभी भी मत सोचना कि वो वैनिला कि 5 रुपये की डिब्बी में या 10 रुपये की डिब्बी में वो आपको प्योर वैनिला डालकर दे रहा है। केसर के बाद जो पूरे वर्ल्ड में मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो सबसे मतलब महंगा आपका कहूँ मैं चीज़ है, वो एक्चुअली वैनिला ही है। केसर बहुत महंगा होता है ना, वैसे ही सैफरन के बाद अगर कोई चीज़ महंगी है तो वो कौन है आप लोगों का, वैनिला। ठीक है, ये मैंने इससे पहले भी तुमको आई थिंक ये बात बताई है। तो तुम्हें लगता है कि 5 रुपये की डिब्बी में वो तुमको वैनिला भर के देगा? कभी नहीं। वो लोग ऐड करते हैं ब्यूट्रिल अल्डिहाइड, ये केमिकल होता है। जब मैं तुम्हें कार्बन कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी तब इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि देखो देखो इसको ब्यूट्रिल अल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो वो जो पर्टिकुलर केमिकल आप ऐड करते हो, वो पर्टिकुलर केमिकल के ऐड करने की वजह से आपको उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में किसकी स्मेल आती है, आपको वैनिला की स्मेल आती है। और हमें लगता है कि हम वी आर ईटिंग वैनिला, बट इन रियलिटी वी आर नॉट ईटिंग वैनिला, वी आर ईटिंग केमिकल्स। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मार्केट में जो स्लाइस, फ्रूटी, माजा आता है या फिर कोई दूसरा भी ब्रांड आता हो फ्रूट जूस का, तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा लगता है वो सही में फ्रूट्स यूज़ करते हैं? नो, दे आर जस्ट यूजिंग फ्लेवरिंग एजेंट्स। उसमें नाम मात्र किसी कंपनी ने फ्रूट यूज़ किया होगा तो किया होगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, 99% केस में आपको फ्लेवरिंग एजेंट ही मिलते हैं, है ना। आपको क्या मिलते हैं? फ्लेवरिंग एजेंट मिलते हैं। तो ऐसे केस में कंपनीज बेसिकली उस चीज़ को इस्तेमाल करती है, केमिकल्स को इस्तेमाल करती है जो उन्हें प्रोडक्शन में चीप लगे, सस्ता लगे, कि अच्छा हाँ करके ये चीज़ ज़्यादा महंगी भी नहीं है और इसको ज़्यादा सस्ते में हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और हम लोगों का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कैसा रहेगा, सस्ता रहेगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी कंपनी ऐसे प्रिजर्वेटिव को यूज़ करती है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ऑर्गेनिक है,
तो तुम देखना उन ऑर्गेनिक चीज़ों की ना जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी नहीं बल्कि कई बार केसेस में बहुत ज़्यादा भी होती है। तो ऐसे में हमारा हमारा जो कंज्यूमर है, ठीक है, वर्ल्ड का जो कंज्यूमर है, मिडिल क्लास पर्सन, वो क्या देखता है, अरे ये तो महंगा है, जाओ मैं इसको नहीं लूँगा। अगर कोई प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं तो उन लोगों को तो ऐसा लगेगा ना, अरे यार हमारा तो बिक्री नहीं हो रही। तो इसीलिए बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनीज सस्ते में मस्त देने की कोशिश में आपको ज़्यादातर केमिकल्स खिलाती हैं। तो ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट्स BHA BHT या और कोई दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, हर फूड प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का पैक्ड फूड खाते हो, इंक्लूडिंग योर बिस्किट्स, ऑल एंड ऑल, कुछ भी अगर आप खाते हो, आपको हर जगह ये चीज़ क्या होगी, देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, आप नेचुरल चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट क्या है, नेचुरल चीज़ों का जो कॉस्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। फिर जो सामने वाला पर्सन है ना, वो खरीदता नहीं है, क्या अरे यार कौन खरीदेगा, छोड़ो ना, जाने दो, छोड़ो, मैं नहीं खरीदता, ये वाली हरकत होती है, पता है, ये वाली हरकत होती है। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं, अपना खुद का फ़ायदा देखने के लिए, ऑब्वियस है, दे आर डूइंग बिजनेस, वो लोग क्या करती हैं, आपको केमिकल्स देती है। लेकिन उनको मेंशन करना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि इसमें देखो ये वाला केमिकल है। तो ऐसे में वो नहीं बताती हैं, या कभी कभी पीछे लिख भी देती हैं। तो वेन एवर यू परचेज एनी टाइप ऑफ फूड सब्सटेंस, ठीक है, तो आप पैक्ड फूड सब्सटेंस, आप हमेशा क्या करिए, उसका बैक साइड जो है उसको चेक करिए कि उसमें क्या केमिकल्स हैं। उनको गूगल करिए और देखिए कि उन केमिकल्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जब तुम उस चीज़ को खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, अरे यार ये तो बहुत ही गंदी और हार्मफुल चीज़ है हमारे लिए। क्योंकि शॉर्ट टाइम में आपको कोई ऐसा बॉडी डैमेज देखने को नहीं मिलेगा कि मैडम चिप्स का पैकेट खाया और देखो मुझे उल्टियाँ होना शुरू हो गई, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं मिलेगा। बट धीरे धीरे हम हमारी बॉडी में केमिकल्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देयरफॉर इन ऑर्डर कि आपकी बॉडी में केमिकल्स एक्यूमुलेट ना हो, यू हैव टू अवॉइड दो सब्सटेंसेस, ठीक है। चलो, तो बाद में ये सब चीज़ों पे बातचीत नहीं कर रहे हैं हम लोग, खैर छोटा सा इंट्रो था, जान लो। तो क्या हम लोग किसी भी प्रकार से फूड को स्टोर करके नहीं रख सकते? क्या रख सकते हैं। तो एक था प्रॉपरली एयरटाइट कंटेनर में स्टोर रखो, एक था प्रिजर्वेटिव्स ऐड करो, और एक तीसरी टेक्निक होती है उसको रेफ्रिजरेट करो। रेफ्रिजरेट का मतलब ठंडे माहौल में रखो। देखो, किसी भी फूड को किसी भी फूड को बोलना तो गलत है, कई फूड्स को स्पॉइल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको स्पॉइल करते हैं, है ना। जैसे तुम देखना, अगर दही को तुमने फ्रिज में नहीं रखा है तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट कि दही खराब हो गया, उसके अंदर से खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगी। अगर आपने दूध को प्रॉपर्ली फ्रिज में नहीं रखा है तो आप ये देखोगे कि दूध के अंदर से आपको गंदा मतलब फट गया, आपका दूध खराब हो गया है, डैमेज हो गया है। तो ऐसे केस में आप उसे रेफ्रिजरेट करते हो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे जो भी बैक्टीरिया होते हैं ना उस पर्टिकुलर फूड को ख़राब करने वाले, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया प्रॉपर तरीके से अपनी ग्रोथ नहीं करवा पाते, बैक्टीरिया की क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती, और जिसकी वजह से आपका जो फूड सब्सटेंस है वो भी लॉन्गर समय तक रहता है, ठीक है। वो भी कैसा रहता है, आपके लॉन्गर समय तक जिंदा रहता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फूड आइटम्स। हाँ, अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास हमारे किचन में बहुत सारे नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैसे इंडियन घरों में कई 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 पुराने सालों से क्या किया जाता है, अचार घर में बनाया जाता है। वाइल मेकिंग ऑफ अचार, तुम देखना कि बहुत सारा तेल हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं उस अचार को बनाने के लिए, बहुत सारा तेल, बहुत सारा, है ना। तो जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं उस पर्टिकुलर अचार को बनाने के लिए, वो तेल बेसिकली क्या करता है, उस अचार को ख़राब होने से बचाता है। इसके अलावा हम नमक वगैरह भी डालते हैं, नमक ढेर सारा डालते हैं, नमक भी उसको बचाता है। तो दीज आर अवर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स दैट यू कैन यूज़। अब यहाँ से ना एक स्टूडेंट को डाउट होता है कि मैम अभी आप कह रहे थे कि रेंसिडिटी का मतलब होता है तेल वाले सब्सटेंसेस में होता है, तो फिर अचार में रेंसिडिटी नहीं होती क्या? देखो, होती है। अगर किसी भी चीज़ को तुम मतलब ऐसा करोगे कि ऑक्सीजन के पास खुला मुंह जाके छोड़ कर आ गए हो तो डेफिनेटली वहाँ पे भी रेंसिडिटी होगी। बट कैसा है कि अचार में हम जो तेल इस्तेमाल करते हैं घरों में, मार्केट के अचार का मुझको नहीं पता, घरों में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें हम लोग, तुम देखना तुम्हारे घर में जो खाने का तेल होता है, मतलब जो यूज़ नहीं किया हुआ है,
यूज़ नहीं किया हुआ है मतलब जिसमें कभी पापड़ नहीं तला है, जिसमें कभी पकोड़े नहीं तले हैं, ऐसे अनयूज्ड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं अनयूज्ड ऑयल को। तो जो अनयूज्ड ऑयल होता है, अगर आप उसको यूज़ करते हो किसी भी फूड आइटम में एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स अलॉन्ग विथ सॉल्ट, तो वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है किस काम को, आप लोगों के रेंसिडिटी को बचाने के लिए। अगर उसके बदले में अगर तुमने सेचूरेटेड ऑयल यूज़ कर लिया, नॉट सेचूरेटेड बोलना चाहिए, यूज्ड ऑयल अगर तुमने यूज़ कर लिया, तो यूज्ड ऑयल क्या करता है, रेंसिडिटी को थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है। तो देयरफॉर हमारे घरों में हम तेल और अचार इस्तेमाल करते हैं, बट इट डजंट मीन्स कि आप तेल को कभी भी क्या नहीं कर सकते, रेंसिड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जो अनयूज्ड तेल होता है ना, वो भी देखो रेंसिड हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो रेंसिड नहीं होगा, ठीक है, वो भी रेंसिड हो सकता है। तो ये पूरी कहानी आपकी रेंसिडिटी के ऊपर थी। तो रेंसिडिटी की पेपर में क्या सवाल आता है, डिफाइन रेंसिडिटी, हाउ यू कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी, एक ये आ जाता है। तीसरा सवाल ये आता है, व्हाई नाइट्रोजन गैसेस एडेड इन चिप्स पैकेट। तीसरा सवाल आपको ये पूछ लेगा कि व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो तुम्हें पता ही है कि क्या होते हैं। चौथा सवाल वो तुमको यहाँ से ये पूछ लेगा, हाउ यू कैन प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए, रेफ्रिजरेटर में रखो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पॉइंट्स आप वहाँ पे लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे हमारे इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक के साथ, दैट वुड बी करोशन। करोशन करवाने के बाद ये चैप्टर तुम लोगों का हो जाएगा ओवर, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।